गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग पॉलिटी में यानी इंडियन पॉलिटी में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन से शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है उसका समग्र अध्ययन कर रहे थे। उसमें यह इंडियन पॉलिटी का 5वां वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इससे संबंधित सारे वीडियो बना चुके हैं। तो देखते हैं आज क्या पढ़ना है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग की संरचना पहले देखेंगे कैसी होती है। इसका एक अध्यक्ष होगा जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। तो अभी कौन है? एन.के. सिंह है। इसमें सदस्य होंगे कितने? 4। कौन कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति सदस्य होगा। सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, यह भी सदस्य होगा। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ, यह भी एक सदस्य होगा। आगे देखिए, वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य। यहाँ देखिए भारत के वित्त आयोग के बारे में है तो याद कीजिए, पहला वित्त आयोग महत्वपूर्ण है, के.सी. नियोगी यह अध्यक्ष थे पहले वित्त आयोग के। उसके बाद में ये सब लोग क्या है? ये सब वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में क्या है, 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है और इसका कार्यकाल 2020 से 25 होगा। 2015 से 20 तक वह 14वां वित्त आयोग था। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी। और अभी वाले का अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग की संस्तुति से। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय यानी फिजिकल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वह उस संस्था का नाम है वित्त आयोग। केंद्र की समेकित निधि यानी कंसोलिडेट फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान, यानी अनुदान मतलब ग्रांट, लोन नहीं है, अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण अथॉरिटी करता है? तो यह वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंशदान निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड को कौन विनियमित करता है? तो यही वित्त आयोग। यही फरियाएंगे, यही बंटवारा करेंगे, लो राज्य वाले तुम्हारा इतना पैसा हुआ और केंद्र का इतना हुआ। 15वें वित्त आयोग की संरचना। तो अध्यक्ष कौन है भी? तो एन.के. सिंह अध्यक्ष हैं। सदस्य में शशिकांत दास जो पहले थे अब ना है क्योंकि अब तो ये आरबीआई के गवर्नर बन गए। डॉक्टर अनूप सिंह ये सदस्य पूर्णकालिक हैं। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी सदस्य अल्पकालिक हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य पूर्णकालिक। एक सचिव है, नाम याद कीजिए, अरविंद मेहता सचिव। अजय नारायण झा यह भी सदस्य हैं पूर्णकालिक, यानी पूर्णकालिक 3 हो गए। तो अल्पकालिक कौन है? डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, यानी यह शशिकांत दास के स्थान पर आए होंगे। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। अब हम लोग नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये नीति आयोग क्या है? योजना आयोग का ही नया नाम है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी, यानी मंत्रिमंडल ने अपने ही हाथों से कर दिया। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो यह गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया?
1 जनवरी 2015 को याद कर लीजिए, डेट भी पूछ देता है, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग की संरचना ये में देखिए, इसमें एक अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी आएंगे जैसे केजरीवाल। विशेष आमंत्रित सदस्य तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाएगा। तो प्रधानमंत्री नामित करेंगे तो ये रवीश कुमार को थोड़े नामित करेंगे, नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त। सदस्य क्या होगा, तो पूर्णकालिक होते हैं सदस्य, एक बार बन गए तो बन गए। अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। अग्रणी विश्वविद्यालय जो नियुक्त न होंगे। शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य होंगे, 2। और अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। एक इसका CEO होता है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार द्वारा सचिव स्तर का अधिकारी। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब नीति आयोग की बात हो रही, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति NITI में क्या इसका निर्माण 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती यानी इसका पेरेंट योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र पूरा भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत। इसका वेबसाइट याद कर लीजिए नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता यानी कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो दूसरे योजना आयोग के अध्यक्ष यानी के संथानम द्वारा। योजना आयोग नहीं, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। वरीयता क्रम देख लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछ देता है। सबसे नंबर 1 वरीयता यानी कुर्सी पर सबसे आएगा, कुर्सी किसको मिलेगा, तो राष्ट्रपति को। उनके पीछे बैठेंगे उपराष्ट्रपति, दूसरे का वरीयता क्रम। तीसरा स्थान प्रधानमंत्री का होता है और चौथे नंबर में अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल। और 5वें स्थान पर क्या होगा, पूर्व राष्ट्रपति। और 5वें में क यानी पूर्व राष्ट्रपति के साथ ही पूर्व के जो उप प्रधानमंत्री यानी प्रेजेंट के जो उप प्रधानमंत्री होंगे वो भी बैठ जाएंगे उन्हीं के साथ सटकर। छठा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष, 6ठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7वां संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष नीति आयोग और पूर्व प्रधानमंत्री। राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। इन सब का स्थान कितना है, तो 7वां नंबर है। 7 के क में क्या आएगा, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, यह भी उन्हीं लोग के साथ बैठ जाएंगे। अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के राज्यपाल, तो उनका रैंक 8वां होगा। 9वां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का रैंक 9वां होता है और मुख्य न्यायाधीश का तो उनका नंबर कहाँ गया, देखिए वे मुख्य न्यायाधीश कहाँ मिलेंगे आपको, खोजते हैं एक बार। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों साथ में बैठते हैं 6ठे नंबर पर और बाकी उनके भाई लोग तो 9वें स्थान पर बैठेंगे। और 9वें के क में अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब तो 9 के क में यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ ही बैठेंगे।
10 में राज्यसभा के उपसभापति यानी हरिवंश नारायण जो भी हैं वो सबसे पीछे बैठेंगे। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इनके बारे में भी संविधान में कुछ लिखा गया है, तो देख लेते हैं। आर्टिकल 324 चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 325 में है। अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है कि हम फलाना कास्ट हैं, SC ST हैं, भाई हमको नौकरी ला दो, नहीं मिलेगा, पर कराओ। आर्टिकल 326 लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 327। 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। आर्टिकल 328। और 329 में क्या है? चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, यानी चुनाव संबंधी विषय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके काम में जो न्यायालय है वो रोक नहीं लगाएंगे। और 329 का क प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान था 329 के क में, जिसको डिलीट कर दिया गया, अब यह नहीं है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। तो क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 324 याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आरोप में, कदाचार यानी समझिए गए, माल प्रैक्टिस करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे तो हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 की बात है के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सांसदों यानी सांसद की बात हो रही है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देगा? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? किसको? तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो यह एक विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो यह बात है 1985 की। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है? जैसे कि अमेरिका की बात होगी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन में के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? 1989 एवं 1993 में, यानी 2 बार। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना यानी गजट से होता है, गजट प्रकाशित होगा। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की
जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ प्रमुख आयोग यानी इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजा मन्नार आयोग ने की। किसने किया? तो राजा मन्नार आयोग ने किया था। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह है कि गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। सदस्य में उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा सदस्य यानी सदस्य क्या होगा? 3 होगा। देखिए उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य में कौन कौन? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। इतने सारे इसके सदस्य होंगे। मतलब यहाँ देखिए यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना है। इनके कहने का मतलब क्या है? क्या इसमें एक सामान्य या जो जनरल हो गए सामान्य या उसका एक सदस्य नहीं रहना चाहिए था? इनके कहने का मतलब है यही, जितने भी सारे जो क्राइम करते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन, वो सब के सब बहुसंख्यक लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति के बारे में कुछ फैक्ट हैं, याद करते हैं थोड़ा सा। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी वही है पिनाकी चंद्र घोष। और इनके सदस्य कौन कौन है? जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। और गैर न्यायविद सदस्य अर्चना रामसुंदरम, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी थी? तो उसका नाम था बोहरा समिति। याद कीजिए, बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1968 की बात है। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अधीन। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? तो राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होंगे? तो राज्य की संचित निधि पर, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब आगे देखिए राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में थोड़ी जानकारी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 की बात है। और अध्यक्ष कौन थे? तो बीची खेर की अध्यक्षता में।
8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और जिसमें भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। तो उस संविधान संशोधन का नाम बता दीजिए। उसका नाम था 92वां संविधान संशोधन। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा याद कर लीजिए, अंग्रेजी नहीं है। तो कौन कौन है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बूडो, मैथिली व संथाली। यही सारे 22 भाषाएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो वह है आर्टिकल 350 के क में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003 की बात है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो कब की बात है? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। उत्तराखंड का द्वितीय राजभाषा कौन है? तो संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो कौन कौन है? तो देखिए, तमिल सबसे पहले 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़, मलयालम और सबसे लेटेस्ट ओडिशा। और मांग किया है कि मराठी को भी शास्त्रीय भाषा के दर्जा दे दिया जाए। राजभाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद और यहाँ विषय वस्तु। तो संघ की भाषा 343 में लिखा है संघ की राजभाषा के बारे में। 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा, वह 344 का दिन है। 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं, यानी एक से अधिक हो सकती है। 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, और कहाँ लिखा है? 346 में। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा, तो यह 348 में है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा 348 है। और 349 में क्या लिखा है? भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। और विशेष निर्देश मतलब 350 में क्या है? शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 350 के बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति। और 351 के 51 में क्या है? 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देशन। हिंदी भाषा के विकास से संबंध में आर्टिकल 351। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली। यानी पहली कौन है? तो हिंदी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका। इससे संबंधित एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं और प्रायः इस तरह के माइंड सेट लेकर आते हैं कि आप गलत कर लीजिए। तो देखते हैं पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज सूची का है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह 11वीं अनुसूची में है।
पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य द्वारा, राज्य सरकार। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। कब? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त या प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान यानी मॉडल की संस्तुति की थी? तो द्विसदनीय। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए? 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं, याद कर लीजिए। इसी तरह कभी कभी पूछ देता है कि सेट कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन यह 1957 में किया गया था। 20 साल बाद अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, जीवी के राव समिति 1985, एमएल सिंघवी समिति 1986, एमएल सिंघवी समिति 1986, संथानम समिति 1962, संथानम 1962, सादिक अली समिति 1964। तो यानी सब क्या है? ये सब पंचायती राज से संबंधित समिति है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो एलएम सिंघवी समिति द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप होता है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण की तरह, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का पावर होता है उसको। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में क्या करना है? तो शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन से में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची जो ग्राम पंचायत से संबंधित है उसके बारे में यहाँ कुछ है, देखिए। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं, यानी ग्राम पंचायत के पास कितने अधिकार हैं? तो 29 विषय हैं। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और लिखा कहाँ गया? आर्टिकल कौन संबंध है इसमें? तो आर्टिकल नंबर 243 का 6 इससे संबंधित है। और 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व तो बताई गई हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जो आर्टिकल नंबर 243 बी यानी ब मतलब डब्ल्यू से शुरू होता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षित स्थान आरक्षित किए गए हैं। और बिहार पहला राज्य था जहां पर महिलाओं को 50% ग्राम पंचायत में आरक्षण दे दिया गया। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, किसी राज्य में 1 स्तरीय है, कहीं 2 स्तरीय, कहीं 3 स्तरीय, कहीं 4 स्तरीय। तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है? तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में। इसमें ग्राम पंचायत
अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ग्राम पंचायत 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में, और एक स्तरीय, तो एक स्तरीय है केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर व सिक्किम। जो जम्मू कश्मीर है इसमें भी अब त्रिस्तरीय कर दिया गया है, लेकिन अब केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में एक स्तरीय ग्राम पंचायत। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, यानी इसमें ग्राम पंचायत व पंचायत समिति है, तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा इसमें 2 स्तरीय। 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, यानी ज़्यादातर राज्य में त्रिस्तरीय है। और एक राज्य पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं तो ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। वहीं मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें हैं, यानी ट्राइबल इलाका है, तो ट्राइबल की परिषद है। अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है, तो राज्य विधान मंडलों को, यानी ओबीसी को अगर कोई अधिकार देगा, आरक्षण देगा तो कौन दे सकता है, तो राज्य विधान मंडल। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो राज्य का नाम बताइए, तो वह है केरल। अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति यानी राज्य वित्त आयोग करता है। तो कौन करेगा? तो राज्य वित्त आयोग का संबंध ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में पैसों के बंटवारे से संबंधित है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो वह 74वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायत का है। और भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो वह आंध्र प्रदेश है। पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, तो देखते हैं, यानी संवैधानिकरण के बाद यानी एलएम सिंघवी के बाद। तो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स, अध्यक्ष कौन थे इसके? ललित माथुर, 2001 में गठित किया गया था। दूसरा था, यहाँ देखिए, निम्नतर यानी ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति वी रामचंद्रन, इनका गठन 2005 में किया गया। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्य दल श्रीमती राजवंत संधू के अध्यक्षता में बनाया गया था 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में 2010 में। और आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति किसके अध्यक्षता में? तो मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में 2012 में गठित किया गया था। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 300
1968 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा, यानी किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। साधारण बहुमत से पारित होने किए जाने वाले कुछ उपबंध जैसे आर्टिकल 2, 3, 4 यानी यूनियन एंड टेरिटरी यानी संघ और राज्य क्षेत्र, किसके अंतर आएंगे? तो 1 से लेकर 4 तक। तो 2, 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। दूसरा, अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 का 5 तथा 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 105 का 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करता है, यानी ये सब क्या है? साधारण बहुमत द्वारा पास किए जाने वाले अधिकार हैं। 106 संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था। 120 का 2 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 120 यानी हर कुछ दिन के बाद अंग्रेजी को क्या करना पड़ता है? तो उसको रिन्यूअल करना पड़ता है कि भाई आप अंग्रेजी ही रहिए संसद की संसदीय भाषा। आर्टिकल 124 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। यह आर्टिकल 124 में लिखा था, लेकिन अब तो ये बढ़कर 34 यानी 33+1 हो गया। 135 संसद के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। 169 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था। आर्टिकल नंबर 169 ताज़ा मामला उदाहरण आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 69 यहाँ देखिए 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। संविधान का 86वां संविधान संशोधन यहाँ देखिए विधेयक संबंधित है 86। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। कौन सा? तो आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन अधिनियम 79। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से था। आर्टिकल नंबर 1। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। और सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बना पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को क्या किया था? तो सीमित कर दिया था। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या यानी 15% तक सीमित कर दिया गया? तो 91वां संविधान संशोधन। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय जैसे जीएसटी। तो देखिए अनुच्छेद 54 यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के गठन। उच्च न्यायालय भाग 5 और के अध्याय 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका।
भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 11 का अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, और 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची जैसे संघ सूची सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट एंड समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में संशोधन करना हो तो राज्य प्लस संसद प्लस राज्यों में आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से इस विधेयक को पास होना अनिवार्य है। आगे देखिए, स्वयं अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन भी किया जा सकता है। कैसे? अगर केंद्र पास कर दे और आधे से अधिक राज्य उसमें संशोधित कर दे, यानी उसको पारित कर दे। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में है। अगर इसमें संशोधन करना हो तभी क्या करना पड़ेगा? तो टर्म कंडीशन यहाँ देखिए, एक विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत विषय आएंगे। विशेष बहुमत मतलब क्या? उपस्थित और कुल बहुमत का 2/3, यही विशेष बहुमत कहलाता है। छियासीवें संविधान संशोधन यानी 86 अमेंडमेंट 2003 द्वारा शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया, जिसे यह फंडामेंटल राइट बन गया। अब आगे है विविध है, तो देखते हैं विविध में क्या क्या है। राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। सबसे पहले वाले राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल भी सबसे ज़्यादा था, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। और आगे देखिए, ये सब आराम से इनको पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी यह निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और वराहगिरी वेंकट गिरी, यहाँ देखिए यह क्या थे? तो यह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत गए थे राष्ट्रपति का पद, इन्होंने प्राप्त कर लिया। और राष्ट्रपति के कार्यकाल में मृत्यु किनका किनका हो गया? तो यहाँ देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई हो गई थी। और एक और राष्ट्रपति होंगे, उनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो जाएगी। वराहगिरी वेंकटगिरी पहले उपराष्ट्रपति बने थे, बाद में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति भी बन गए। और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हो गए। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति। और यहाँ देखिए, के.आर. नारायणन उपराष्ट्रपति, 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने, जो उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे, याद कर लीजिए, हीरालाल जे कनिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में कौन है, यह बार बार पूछ देता है, तो वर्तमान में यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। लेकिन यह पूछता है यह किस क्रम के थे? तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश है। कौन? शरद अरविंद बोबड़े। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम कौन? सुकुमार सेन थे। और आगे देखिए, अभी वर्तमान में कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। लेकिन याद कीजिए, यह 23वें हैं, सुनील अरोड़ा 23वें हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वी.एम. रामादेवी थी, जो कार्यवाहक थी। और देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। भारत के प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गई, यानी कि प्रधानमंत्री थे उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती थी, हो गई। गुलजारीलाल नंदा यह प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री, ये तो जानते ही हैं, प्रधानमंत्री वैसे प्रथम जिनकी मृत्यु विदेश में हो गई। और गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु यानी 81 वर्ष में और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पद त्याग पत्र देकर पद से मुक्ति पाया।
चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल न हो सके। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर छोड़िए, आगे देखिए। पीवी नरसिम्हा राव प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री।